कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं डी ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अपन ने कहा था कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कलर फेनोमेना को समझना है तो उस कलर फेनोमेना को समझाने के लिए हमारे पास तीन फेनोमेनाज आते हैं। पहला है हमारे पास डी ट्रांजिशन, सेकंड इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम और थर्ड इज पोलराइजेशन। आज हम डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम पर बात करेंगे कि ये किस तरह से अपीयर होता है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो अपन लेने वाले हैं वो है डी ट्रांजिशन। याद रखना है कि डी ट्रांजिशन के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है कि आपके कंपाउंड, आपके मेटल्स में क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो पहले बात तो कंपाउंड में, और दूसरा क्या होना चाहिए, लिगेंड होना चाहिए। ठीक है, दो बातों का विशेष ध्यान रखें। तो डी ट्रांजिशन में एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपके कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड है तो लिगेंड क्या करता है, वहाँ पर जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्प्लिटिंग कराता है। ठीक है, स्प्लिटिंग कराने से क्या होता है, स्प्लिटिंग हो गई, आपका जो डी ऑर्बिटल थे वो Eg एंड T2G ऑर्बिटल में ब्रेक हो चुके हैं। अब आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा वो Eg से T2G या T2G से Eg ऑर्बिटल में मूव करता है। वो स्प्लिटिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब वो T2G से Eg मूव करता है, ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो वो T2G से Eg मूव करता है। जब वो Eg से T2G की तरफ दोबारा से रिटर्न होता है तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर को रिफ्लेक्ट करता है। इस फेनोमेना को आप क्या बोलते हो, डी ट्रांजिशन। इसे अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर देखें, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है TiH2 का होल 6Cl3। यहाँ पर हमारे पास Ti है, यहाँ पर अगर Ti की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर -3 है, तो Ti पर कितना होने वाला है, +3 का चार्ज है। अगर Ti +3 में है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 है। ठीक है, इसके पास लिगेंड क्या है, वाटर है, 6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल होने वाला है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। अब यहाँ पर 3d में एक इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड है, लिगेंड क्या करेगा, स्प्लिटिंग कराएगा डी ऑर्बिटल की, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हुई है, ये T2G एंड Eg ऑर्बिटल में ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था तो एक T2G में इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, ये क्या करता है, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ये क्या करेगा, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या करेगा, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। विजिबल लाइट को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा ये T2G से उठकर Eg में चला जाएगा। T2G से उठ के कहाँ पे चला गया, Eg में इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से उठा ये और यहाँ पर चला गया। अब ये जब Eg से T2G की तरफ मूव करेगा, जब ये Eg से T2G की तरफ दोबारा से मूव करेगा तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इस फेनोमेना को आप क्या बोलते हो, डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो अगर डी ट्रांजिशन को कभी अपन को लिखना पड़े बोर्ड्स में तो अपन को जिस तरह से लिख सकते हैं, इफ अ कंपाउंड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड लिगेंड then by absorbing visible light electron transfer from T2G to Eg orbital, and when it returns from Eg to T2G orbital it reflects its complementary color. This phenomena is called डी transition. आपकी कंपाउंड में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड है तो लिगेंड क्या कराता है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कराता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब T2G से Eg की तरफ मूव करता है बाय एब्जॉर्बिंग विजिबल लाइट, और जब वो Eg से दोबारा T2G की तरफ मूव करेगा तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को आप क्या बोलते हो, डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन होने के लिए आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है और दूसरा आपके पास लिगेंड होना जरूरी है। लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग होगी और इलेक्ट्रॉन होगा तब वो मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूव करना जरूरी है और इलेक्ट्रॉन मूव तब करेगा जब ये स्प्लिटिंग होगी। तो आपके पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है, पहला आपके पास लिगेंड हो और दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ये दोनों डी ट्रांजिशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी फ्रेम होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज कलरलेस बट
हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज ब्लू कलर, एक्सप्लेन। कि जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है वो तो कलरलेस होता है, लेकिन जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, इसे एक्सप्लेन करें। हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ये एनहाइड्रस है, कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। जब इसने वाटर के मॉलिक्यूल का एडिशन करा तो इसने बनाया CuSO4.5H2, जिसे आप ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जानते हो। ठीक है, अपन इसे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि CuH2O का होल 4 सल्फेट.H2। अब यहां पर अगर मैं एनहाइड्रस की बात करूं तो एनहाइड्रस में यहां पर जो कॉपर होगा उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है वो क्या होने वाली है, +2, क्योंकि सल्फेट पर -2 का चार्ज है। तो कॉपर +2 में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d9। ये 3d में 9 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर जब मैंने बात करी कि यहां पर कोई लिगेंड नहीं दिख रहा है, मेरे को कोई लिगेंड नहीं है। अगर कोई लिगेंड नहीं है तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होने वाली, और कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन T2G से EG या EG से T2G मूव नहीं कर पाएगा, मतलब कोई dd ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। dd ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में मूव करना, T2G से EG या EG से T2G। यहां पर कोई dd ट्रांजिशन नहीं होने वाला, और कोई dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो कोई कलर नहीं आने वाला है। तो यहां पर कोई लिगेंड नहीं है, और कोई लिगेंड ना होने की वजह से कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होने वाली है, और स्प्लिटिंग नहीं होगी तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा, और dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो कोई कलर नहीं आने वाला है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के केस में। जब हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो यहां पर जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है वो क्या आने वाली है, +2 आने वाली है। यहां पर -2 का चार्ज है इसलिए, तो कॉपर +2 में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9। अगर 3d9 है और ये वाटर एज अ वीक लिगेंड काम करेगा, अगर वीक लिगेंड काम करेगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगी, और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग को जिस तरह से होती है कि ये D9 है, ये स्प्लिट होगा EG एंड T2G में, और यहां पर ये 9 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखोगे तो आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये यहां से यहां मूव करेगा और यहां से अब ये दोबारा यहां पर आएगा तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, और ये ब्लू कलर का हमें दिखेगा। जैसे ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा यहां से उठ के यहां गिरेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है भाई, ये इस तरह का dd ट्रांजिशन देखा जाता है। dd ट्रांजिशन का मतलब एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में मूव करना, उसमें ट्रांजिशन होना। जैसे आप पढ़ते हो ना यार, लायमन बाल्मर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते थे आप, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसी तरह का थोड़ा सा इस तरह का एक फेनोमेना होता है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको समझना ये है कि आपको अगर dd ट्रांजिशन कराना है तो दो चीज़ होना आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरा लिगेंड। लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग होगी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन dd ट्रांजिशन को समझ सकते हैं। तो आप जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट यार हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच आयन इज कलरफुल, कि किस आयन का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कलरफुल होगा। ठीक है, दो दो के पेयर बनाने, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जब दो दो के पेयर हों तब आप एक को आप चेक कर लें। ठीक है, अगर एक आपका कलरफुल नहीं होगा तो पूरा जो पेयर है वो कलरफुल नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में उसने पेयर बना के रखे हुए हैं। यहाँ पर जब मैं स्कैंडियम +3 को देखता हूँ, स्कैंडियम +3 मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या, 3d 0 और 4s भी 0 है इसकी। ठीक है, मतलब d में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर d में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर कोई dd ट्रांजिशन नहीं होगा, और dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कलरलेस रहेगा। तो यहाँ पर इसका अगर देखेंगे तो ये भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एब्सेंट है। जब आप जिंक +2 पर मूव करोगे तो यहाँ पर जो जिंक +2 है, जिंक +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 4s 0 3d10। 3d10 अगर है तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने,
जीरो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो ये भी क्या होने वाला है, कलरलेस होने वाला है। कॉपर प्लस वन की अगर मूव करें थर्ड ऑप्शन में, कॉपर प्लस वन मतलब कॉपर प्लस वन मतलब 3d10 4s0, ठीक है, 4s0 3d10। यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है मतलब ये भी क्या होने वाला है, कलरलेस होने वाला है। नेक्स्ट मूव करते हैं Mn+2 में। Mn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5 4s0। यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। और यहाँ पर अगर बात करें Fe+3 तो Fe+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5, ठीक है, 4s0। तो यहाँ पर भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके पास तो ये क्या होंगे, कलरफुल एक्वस सॉल्यूशन ये देने वाले हैं। तो इनमें से चेक करने की जरूरत ये है कि कौन सा नहीं दे रहा है। आप इन्हें चेक कर लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में, ये एम्स में आया हुआ है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, जब आया था तो बहुत कम लोगों से बना था, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एब्जॉर्ब विजिबल लाइट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। जो आपको 3 कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें से किस कंपाउंड ने विजिबल लाइट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ को क्या करा है, एब्जॉर्ब करा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 कंपाउंड है। पहला है निकल H2O का होल 6, इस पर +2 का चार्ज है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है निकल NH3 का होल 6 +2 का चार्ज कॉम्प्लेक्स पर, और यहां पर निकल NO2 का होल 6 -4 का चार्ज है। यहां पर अगर बात करोगे तो निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है वो तीनों में +2 आने वाली है। जब आप H2O, NH3 और NO2 को देखते हो, जब आप H2O से NO2 की तरफ मूव करोगे, ठीक है, इस कंपाउंड से इस कंपाउंड की तरफ मूव कर रहे हो, तो एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक पीरियोडिसिटी देखने को मिल रही है कि यहां से यहां पर जब मैं मूव कर रहा हूं तो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि मेरा जो स्ट्रेंथ है लिगेंड का वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है जब मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या हो रही है, मेरी बढ़ रही है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ रही है, ठीक है, हमने ये सब बोला था कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो क्या करता है, Eg और T2G में जो गैप होता है एनर्जी का वो बहुत ज्यादा कर देता है, उनकी जो स्प्लिटिंग होती है बहुत ज्यादा होती है, जो गैप आता है वो एनर्जी का जो गैप आता है वो ज्यादा आता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। मतलब यहां से यहां जब मैं मूव कर रहा हूं तो जो मेरा डेल्टा O है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। तो यहां पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अगर एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है मतलब जो एनर्जी का गैप है Eg और T2G में वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो हमें ज्यादा एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, जिससे कि वो T2G से Eg में जा सके, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी जो एब्जॉर्ब्ड होने वाली है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फॉर डी ट्रांजिशन वो कंटिन्यूअसली क्या होगी, बढ़ेगी भाई, वो कंटिन्यूअसली क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर उसे डी ट्रांजिशन करना है तो, क्योंकि गैप कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। अगर एनर्जी बढ़ रही है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा E=SC/λ, ठीक है। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा। मतलब यहां से यहां अगर एनर्जी बढ़ रही है तो लैम्डा फॉर लैम्डा ऑफ विजिबल लाइट एब्जॉर्ब, लैम्डा ऑफ विजिबल लाइट एब्जॉर्ब वो क्या हो रही होगी, कंटिन्यूअसली कम हो रही होगी, वो कम हो रही होगी। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट है, विजिबल लाइट, वो किसने एब्जॉर्ब करी होगी, इसने, फिर इसने और फिर इसने। ये जो क्वेश्चन आया था ना बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एम्स में पहली बार देखा गया था ये, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना आपके मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जरूर शामिल करें अपने रिवीजन में, क्योंकि जब 2-3 कॉन्सेप्ट लगते हैं ना तो अपना दिमाग बहुत तेजी से चलता है यार, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर ऐड करें अपने रिवीजन्स में, ठीक है। जब आप रिवीजन करो तो इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना है, ठीक है। तो ये बात हुई डी ट्रांजिशन की। आप जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। अभी तक अपन डीडी ट्रांजिशन पढ़ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। डीडी ट्रांजिशन पर अपन बात कर चुके हैं। डीडी ट्रांजिशन होने के लिए आपके कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना और लिगेंड का होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम क्या होता है उस पर बात करेंगे। उससे पहले क्या हुआ, डीडी ट्रांजिशन जैसे आया कि डीडी ट्रांजिशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का होना जरूरी है, लेकिन उसके बाद अपन ने कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व करा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या थे, एब्सेंट थे, स्टिल वो कलरफुल थे। वहां पर एक्चुअल में ट्रांसफर ऑफ चार्ज देखा गया फ्रॉम एनायन टू मेटल। इस फेनोमेना को आपने क्या बोला, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ऐसे कंपाउंड जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हैं, मतलब वो डायमैग्नेटिक हैं, उसके बावजूद भी वो कलरफुल होते हैं। और उस कलर फेनोमेना को समझाने के लिए हमारे पास क्या है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम किस किस में देखा जाता है, ये एग्जाम्पल जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल आता है K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट यहाँ पर क्रोमियम +6 में, और ये येलो कलर का होता है। दूसरा है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, यहाँ पर क्रोमियम +6 में है। यहाँ पर आप देखोगे क्रोमियम +6 में, इसमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। डी में क्या होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन है। इसके बावजूद भी ये क्या है, कलरफुल है, ये ऑरेंज कलर का होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास KMnO4। KMnO4 की बात करेंगे तो KMnO4 में जो Mn है वो +7 में होता है, और +7 में भी डी में 0 इलेक्ट्रॉन है। इसके बावजूद भी ये पर्पल या पिंक कलर का देखा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड। यहाँ पर भी क्रोमियम +6 में है, और ये रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। ये जो 4 एग्जांपल है ना, इससे कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसे याद रखना है, KMnO4 पर्पल या पिंक, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज, पोटेशियम क्रोमेट येलो, और क्रोमाइल क्लोराइड हमारा रेडिश ऑरेंज कलर का। ये 4 एग्जांपल हैं जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात हुई चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की। एक छोटा सा और हमारे पास फेनोमेना है, वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में हमें इतना सा ध्यान रखना है कि पोलराइजेशन की वजह से भी हमारे पास कलर कंपाउंड देखे जाते हैं, और जो पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कलर इंटेंसिटी के, कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होने वाली है कलर की। जैसे अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझे, हमारे पास एग्जाम्पल है AgCl, AgBr एंड AgI। जब मैं ऊपर से नीचे मूव कर रहा हूं तो साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और जैसे जैसे साइज ऑफ एनायन बढ़ता है वैसे वैसे पोलराइजेशन क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे कलर इंटेंसिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे जब मैं मूव करूंगा तो यहाँ पर कलर इंटेंसिटी बढ़ रही है। किस तरह से, ये जो AgCl होता है वो हमारा व्हाइट कलर का होता है, AgBr हमारा पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है, और AgI हमारा येलो कलर का होता है। तो ऊपर से नीचे कलर इंटेंसिटी बढ़ रही है ना, व्हाइट पहले येलो फिर येलो। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन की कहानी है। अब यहाँ से कलर से एक क्वेश्चन देखा गया था, ठीक है, 2015 या 16 में आया हुआ है जेईई मेंस में। अब वो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर देखना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि पोटेशियम मैग्नेट इज ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ, पोटेशियम मैग्नेट इज ऑफ ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ, पहला डीडी ट्रांजिशन, दूसरा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, तीसरा पोलराइजेशन, और चौथा और। जब ये क्वेश्चन आया था तो कई सारे बच्चों ने इसका आंसर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम लगाया था, जो कि गलत गया था। इसका आंसर था डीडी ट्रांजिशन। पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम मैग्नेट अलग अलग होता है। ये जो आपके पास है KMnO4 वो पोटेशियम पर मैग्नेट है। ये क्या है हमारे पास, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट है ये, पोटेशियम पर मैग्नेट। और यहां पर ये जो है पोटेशियम मैग्नेट, ये है हमारे पास K2MnO4। K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट है, और यहां पर डीडी, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और डीडी ट्रांजिशन होता है, जिसकी वजह से ये कलरफुल होता है। ये जेईई मेंस में आया हुआ 2015 के पेपर में आया हुआ है लगभग, ठीक है, 15 या 16 के पेपर में ये देखा गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आप इनमें कंफ्यूज होगे, पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम मैग्नेट में।
याद रखना है पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम एंड पोटेशियम मैग्नेट का कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। आपको याद रखना है पोलराइजेशन में आपके पास 3 एग्जांपल हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में आपके पास 4 एग्जांपल हैं और बाकी जो भी हैं वो डी ट्रांजिशन की वजह से, राइट। तो आप जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट और यहां पर आकर हमारा जो कलर वाला सेक्शन था वो पूरी तरीके से खत्म होता है। हमने कहा था कि कलर में हमें 3 फेनोमेना पढ़ने हैं, डी ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम एंड पोलराइजेशन, जो यहां पर आकर खत्म होते हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।